नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ललित राय। आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिसमें हर एक शख्स, हर एक इंसान अपने जीवन की फ़ेज़ में जाता है, वो पेरेंट्स बनता है, उसके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा से उसको गुज़रना पड़ता है। लेकिन शुरुआत जो बोर्ड परीक्षा की होती है, वो 10वीं से होती है। अभी तक ख़ास तौर से जो देश के जितने भी बोर्ड्स हैं, उसमें फाइनल एग्ज़ाम एक बार हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के एग्ज़ाम कराने का जो फैसला किया है, वो 2 बार कराने का फैसला लिया है। 10वीं कक्षा की, जो कि 2026 से ये अमल में लाया जाएगा। पहली परीक्षा फ़रवरी 2026 में और दूसरी परीक्षा मई 2026 में होगी। जो फरवरी की जो परीक्षा है, वो उसका नतीजा जो है अप्रैल में और जो मई में परीक्षा होगी, उसका नतीजा जून में घोषित किया जाएगा। तो इसको लेकर के तरह-तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और ख़ास तौर से पेरेंट्स के मन में क्या कुछ चल रहा है और सरकार ने किस एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव किया है। तो इन सारी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी द फेडरल देश की सहयोगी अरण्या शंकर मौजूद हैं। आपका स्वागत है अरण्या जी। साथ में अपराजिता गौतम अध्यक्ष हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन, मैडम आपका भी स्वागत है। और अपर्णा दीक्षित पेरेंट्स हैं, मैम आपका भी स्वागत है। तो मेरा पहला जो सवाल है वो अरण्या जी से है। अरण्या, ये जो बदलाव किया गया है 2026 में 10वीं की परीक्षा मतलब बोर्ड की जो परीक्षा है वो 2 बार कराई जाएगी। तो इसको लेकर के थोड़ा-सा डिटेल में आप बताएँ ताकि दर्शकों को भी जानकारी मिल सके और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी मिल सके। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा ये साल में अगले साल से 2 बार होगा, एक बार फरवरी के बीच में और दूसरी बार मई में। इसमें बस एक चीज़ ये है कि जो फरवरी वाली परीक्षा होगी, वो कंपल्सरी है, यानी कि उसके लिए बैठना ज़रूरी है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। जो मई में परीक्षा होगी, वो ऑप्शनल होगी बच्चों के लिए। अगर वो अपना जैसे उनके स्कोर कम आए हैं, उनको अपने अंक बढ़ाने हैं, अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है, तो वो बेहतर करने के लिए मई की परीक्षा में चाहे तो बैठ सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना बैठे। इसमें एक ये बात भी ज़रूरी है कि आप 3 सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी दूसरी परीक्षा में। अगर आप उससे कम सब्जेक्ट्स में बैठे हैं, आप सेकंड एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएँगे। एक जो इसमें डिफरेंस है, ये एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स जो है वो कह रहे हैं कि पहले जैसे कंपार्टमेंट के एग्जाम्स ही हुआ करते थे या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स ही होते थे, ये वही है, इसको एक नया नाम दे दिया गया है उसी तरीके से। पर एक बात जो है कि वो एग्जाम्स जुलाई में हुआ करते थे, ये अब मई में होंगे। इसको लेके स्कूल में टीचर्स में थोड़ी उनको मतलब एप्रीहेंशन है कि क्या किस तरीके से होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स को कंडक्ट करना, ये लागू करने में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, टीचर्स हैं उनको रखना है, बच्चों को 2 बार एग्ज़ाम देने होंगे अगर मतलब वो चाहें तो इसको लेके एप्रीहेंशन है लोगों में। उस पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से कि क्या है, पर आई थिंक पहले क्योंकि यहाँ पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन है तो उनसे जानते हैं। निश्चित तौर पे। मेरा सवाल है अपर्णा दीक्षित जी से। मैम, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो परिवर्तन लाया गया, सरकार ये कहती है कि परीक्षा का जो बोझ है उससे मुक्ति चाहिए। बस्ते का जो बोझ है उससे मुक्ति दिलाने की ज़रूरत है। बस्ता हो क्या रहा है कि जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। और परीक्षाएँ पहले वो साल में क्या है बोर्ड का 1 बार एग्ज़ाम देता था, वो 2 बार एग्ज़ाम देगा। तो आपको क्या लगता है कि जो फैसला हुआ है और 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसको लेकर के आपका नज़रिया क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए अभिभावक? जी सर। सर डेफिनेटली ये जो डिसीजन लिया जा रहा है बच्चों के हित में लिया जा रहा है। बट अगर हम कहीं देखें तो जो एक बोर्ड परीक्षा कही जाती है जिससे हमारे होम एग्जामिनेशन होते हैं, बच्चा शुरू से देता आ रहा है, जिसे टर्म में भी अब डिवाइड कर दिया गया है। बच्चा धीरे धीरे टर्म एग्जाम्स वगैरह देता है, प्रिपेयर होता है एनुअल एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम बच्चे को दिमाग से ही, दिमागी रूप से पहले ही उस पर प्रेशर डाल देता है, जी मेरा बोर्ड एग्जाम है। तो एक बार तो हो ही रहा है ये, सेकंड टाइम के लिए भी। बट इसमें बेनिफिट ये है कि अगर पहली बार में, क्योंकि इसे हमारे को है ना, सेकंड वाला जो टर्म सेकंड एग्जाम है बोर्ड का, वो हमारे लिए कंपलसरी नहीं किया जा रहा है, तो ये सबसे बढ़िया चीज है
कि जिस बच्चे ने पहला एग्जाम देना चाह रहा है, पहला एग्जाम कंपलसरी है, हमने दे दिया, हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। नो डाउट प्रेशर पड़ेगा, बच्चा इंगेज हो जाएगा मई तक के लिए, बट ये एक तरीका है बच्चे की परफॉर्मेंस में सुधार का। जो जैसा मैम अभी बता रही थी कि हम लोग के टाइम पे कंपार्टमेंट हुआ करते थे और वो जुलाई में होते थे, तो बच्चे को टाइम भी मिल जाया करता था, कंपार्टमेंट भी होता था, तो कुछ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, मेरे सपोज करिए मेरे बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कम आए, तो वो जुलाई में उस मैथ्स के पेपर को दे सकता है, तो वो केवल एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट को पढ़ के दे सकता है। अब यहाँ हमें 3 एग्जाम बता रहे हैं कि 3 एग्जाम हमें देने होंगे, उसमें हमारे जो मार्क्स ज्यादा आएंगे वो हमारा लिया जाएगा, तो डेफिनेटली बच्चों के हित में लिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है बिल्कुल। नो डाउट प्रेशर पड़ेगा, स्कूल पर भी प्रेशर आएगा, टीचर्स पर प्रेशर आएगा। जो टीचर्स स्कूल हमारा एक बार में सारा काम कर लेता था, फरवरी में अप्रैल में हमारा एग्जाम रिजल्ट आ गया, 10th क्लास हो गई हमारी, अब हमें दोबारा इंगेज होना होगा मई एग्जाम में, फिर उसके बाद दोबारा से इवोल्यूशन होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो नो डाउट टीचर्स के लिए और स्कूल के लिए बर्डन है, प्रेशर है, बट अगर हम देखें तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो हमारे स्टूडेंट को लेकर के सही डिसीजन लिया गया है। एज अ पेरेंट अगर मैं कहूंगी तो मेरे लिए ठीक है, अगर मैं आप बच्चे से भी। मतलब जी आपको लग रहा है कि ये मतलब निर्णय सही है, जी जी ये जी, निर्णय आपको सही लग रहा है। अगर हम बच्चे अच्छा को वो लेकर के देख रहे हैं तो ये निर्णय मेरे मुताबिक एज अ पेरेंट, और अगर मैं अपने बच्चे से भी पूछती हूँ तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मेरा मेरा नेक्स्ट सवाल है अपराजिता मैडम से। मैम, आप तो पेरेंट्स एसोसिएशन की जो अध्यक्ष भी हैं, तो इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पेरेंट्स से होता होगा। तो अभी जो 2026 में इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, तो उसको लेकर के मैक्सिमम जो पेरेंट्स का जो रिएक्शन है, वो क्या रहा है? ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगी। अपनी बात की शुरुआत में आपका आंसर देने से पहले, जब आपने शुरुआत की थी अपनी बात की, तो आपने बस्तर और बैग की बात की थी, ठीक है, एनईपी की आपने बात की थी। तो मुझे नहीं लगता ये लोग किसी भी तरीके से बच्चों के ऊपर जो एक शिक्षा का बोझ हम डाल रही हैं, अगर मैं बैग की बात करूं तो शिक्षा का बोझ ही कम कर पा रही है सीबीएसई। अब आती हूँ आपके प्रश्न पे जो आपने पूछा। देखिए, मैं अपर्णा जी के जो व्यूज हैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, और ऐसे मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं डेफिनेटली पेरेंट्स से हमारे पास, बट लार्जर नंबर ऑफ पेरेंट्स का ये मानना है कि आप 2 बार बोर्ड करवा रहे हैं। जैसे अपर्णा जी ने अपनी बात में कहा था कि बोर्ड एग्जाम अपने आप में भी, जिसको हम बोलते हैं हवा लगता है बच्चों को, आज भी उनके दिमाग में रहता है मेरा बोर्ड एग्जाम है। उसके पीछे ये रीजन होता है, अपने स्कूल प्रीमाइसेस में नहीं होता, वो सेंटर कहीं और पड़ता है। एक जो कंफर्ट जोन पे होता है बच्चा, वो वहां नहीं होता, क्योंकि वेन्यू उसके लिए ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस द पैटर्न ऑफ एग्जाम, और प्लस उसके पीछे जो हिस्ट्री है, भाई बोर्ड एग्जाम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बट आते हैं इसी टॉपिक पे, जब हम 2 बोर्ड एग्जाम्स का जो सीबीएसई ने अनाउंस किया, ललित जी मैं आपको बता देती हूँ, यही चीज इन्होंने 28 फैक्ट को भी अनाउंस किया था। ये फरवरी में भी आया था कि हम लोग इस तरह का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। आई डू एग्री कि एनईपी के बेस पे है, बट एनईपी का मोटो क्या है हमें यहाँ पे जरूर समझना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ एनसीआर, ये जो सीबीएसई है, वो एनईपी के जो मोटो है, जो जिससे वो डिजाइन किया गया है, वहां पे डाइल्यूट कर रही है, वो उसको टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है। वो कैसे? क्योंकि एनईपी का मेजर मोटो है, और सीबीएसई के सर्कुलर में भी आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है बच्चों पे स्ट्रेस कम करना, एजुकेशन का जो स्ट्रेस कम करना, प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कम करना। मैं दोनों बातों में जवाब आपको देना चाहूंगी क्यों हमें इसका है। मेजरली पेरेंट्स इसके लिए रेडी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि अच्छा डिसीजन है। मेजर पार्ट ऑफ पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप 2 एग्जाम पे लेकर जाते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे पे एक स्ट्रेस रहेगा कि मैंने एक बार एग्जाम दे दिया फरवरी में, अब मैं दूसरा वाला भी जरूर दे दूं, मैं शायद इम्प्रूव कर सकूं। जैसे हम हमारे जेई के बच्चों को देख लीजिए, आज की डेट में 12th के बाद जैसे बच्चे जेई देते हैं, उससे क्या होता है, बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। अगर ये अच्छा, दूसरा, इन एग्जाम पे ये फुल सिलेबस को लेके जा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, डबल एग्जाम को हम सपोर्ट करते हैं, बट ये जो पैटर्न इन्होंने लिया है, दिस इज नॉट करेक्ट।
अगर सिलेबस को आधा करके, जैसे इन्होंने पहले एक बार 12th के एग्जाम्स के लिए किया था, 50-50 सिलेबस करके आप 2 पार्ट्स में एग्जाम ले लेते हो, दोनों के मार्क्स मर्ज करके आप बच्चों को एक टाइम दे देते हो एक तरह से पढ़ने का। यानी कि अगर मेरे एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर्स हैं, पहले 6 चैप्टर का एग्जाम ले लिया, फिर 6 चैप्टर का एग्जाम ले लिया। ये होता है बच्चे का स्ट्रेस कम करने का तरीका। ठीक है, उनकी सोच अच्छी है कि 2 बार एग्जाम ले लेंगे, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। मेरे मैथ्स में अभी 33 आए हैं, तो हो सकता है मैं मैथ्स में अच्छा करके मैं 50-60 ले आऊं, तो जिससे मुझे साइंस स्ट्रीम मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कई बार कुछ मार्क्स से अपना होते हैं। बट लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी की, दिल्ली में बैठे हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सीबीएसई है जिस हिसाब से काम करता है वो पूरे देश में गांव देहात के भी स्कूलों में काम करता है। क्या वहां पे क्या बच्चों के पास इतनी सुविधा है? हमारा ये मानना है 2 बोर्ड्स को डिसाइड करके या 2 बोर्ड्स के अनाउंसमेंट करके एक्चुअली ये लोग कोचिंग सेंटर्स को और भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रीजन ललित जी, अगर आज बच्चे को लगता है फैमिली एग्जाम में 10th में अच्छे नहीं गया पेपर, डेफिनेटली 101% वो कोचिंग की तरफ जाएगा कि मैं बेहतर कर पाऊं, बेहतर परफॉर्मेंस दे दूं जो मेरा एग्जाम जून में होना है, जिससे मेरे को अच्छे मार्क्स आ जाएं। और आप भी समझिए, टाइमलाइन प्लीज समझिएगा, इस बीच जब फरवरी के बाद मार्च में स्कूल एक्टिव नहीं होता, हम सब जानते हैं, अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है, स्कूल उसमें बिजी होगा। आप मुझे बताइए, ये 4 महीने बच्चा जो पढ़ेगा वो सेल्फ स्टडी से पढ़ेगा, राइट? तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही जाएगा। तो मैं कहूंगी कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में जो शुरू में लिखे ना, बच्चे का स्ट्रेस और कोचिंग को कम करना, ये टोटली उसके अगेंस्ट है। एक्चुअली वो नर्चर करना चाहते हैं जो कुकुर मुत्तों की तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले। तो लार्जर में पेरेंट्स खुश नहीं है। इनफैक्ट कल भी मैं कहीं बाहर थी, वहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा ग्रुप था, इन्हीं टॉपिक्स में हमारी बातचीत हो रही थी। तो मेजर पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स इस डिसीजन को लेकर खुश नहीं। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले दर्शकों से अपील भी करूंगा कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ भी सकते हैं। और हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी जुड़ी हैं, और हमारी द फेडरल की सहयोगी अरण्या शंकर भी जुड़ी हुई है। अरण्या, आप तो फील्ड में हमेशा और एजुकेशन बीट को कवर करती हैं, और लोगों से उसका साबका होता है, बच्चों से, टीचर से, और उसके बाद पेरेंट्स से भी जो है। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है उसको लेकर के, मतलब आप किस हिसाब से देखिए? जैसे एनईपी का भी है कि भाई आप जो है अगर प्रेशर को कम करना है तो एग्जाम के जो चैप्टर्स है उसको कम करके उसके बाद 2 पार्ट में आप कराइए। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप फुल लेंथ सिलेबस जो है एक बार कराइए और फिर जो है इम्प्रूवमेंट के नाम पर 2 महीने के बाद ही लड़के को फिर एग्जाम में झोंक दीजिए। हाँ, मतलब ये अगर हम सिर्फ देखें जो पेपर पे है, तो ये डेफिनेटली बच्चों के हित में है। और ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए ये एक बुरा डिसीजन है, नहीं। जैसे कि खुद उन्होंने अपने नोटिस में कल कहा है, जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं या बाकी कोई स्टूडेंट्स हैं किसी वजह से वो नहीं ले पाते एग्जाम फरवरी में, उनके लिए ये एक लाभदायक चीज होगी कि उनको एक और चांस मिलेगा कि वो फिर से बैठ पाए एग्जाम में। पर बात ये है कि जो लिखा गया है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिस तरीके से लागू होगा, उसमें क्या अंतर रह जाता है। इसमें ऑलरेडी हमको कुछ डिफिकल्टीज दिख रही है, जैसे कि अपराजिता मैम ने कहा, कोचिंग की तरफ बच्चों का भागना, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके होने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके का हवा होता है बोर्ड एग्जाम्स के आसपास, बिल्कुल वो प्रेशर एक बनेगा कि बोर्ड एग्जाम है, फिर से देना है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो सेल्फ स्टडी से मेरा ख्याल से ज्यादा बच्चे शायद नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसमें दूसरी चीज जो उन्होंने मेंशन की कि स्कूल जो है अपनी 11वीं की जो कक्षा है वो अप्रैल से उनका शुरू हो जाता है। आप अपनी सब्जेक्ट्स 11वीं में आर्ट्स लेंगे कि साइंस की कॉमर्स, और उसके बाद वो क्लासेस। अब इसके बीच में, मतलब अप्रैल में ये डिसीजन लेना है, एक नई कक्षा में आप जाके शुरू कर रहे हैं, मई में आपको फिर से एग्जाम देने हैं। ये दोनों बच्चों और
स्कूल टीचर्स, दोनों के लिए एक थोड़ा सा पेचीदा मामला होगा ये कैसे किया जाए। दूसरी बात, ये नोटिस में आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि 11वीं के जो पहला आप एग्जाम देते हैं क्लास 10th का जो फरवरी में होगा, उसके बेसिस पे अगर उसमें बच्चा पास नहीं भी करता है उसको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा क्लास 11th में, और अगर दूसरी बोर्ड एग्जाम में वो फेल कर जाता है तो वो एडमिशन फिर रद्द कर दिया जाएगा। तो ये समझिए कि ये एक बच्चों के भी मानसिक हाल के लिए ये कैसा रहेगा कि आप ऑलरेडी एक 11th में जा चुके हैं, फिर आप फेल करते हैं, फिर आपको फिर से 10th में आना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से सीबीएसई ने काफी चीजें जो है दिमाग में नहीं रखी हैं ये डिसीजन लेते टाइम, ऐसा मेरा मानना है। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें ऑलरेडी दिख रही हैं, कुछ मुझे लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं जो जब ये लागू होगा तब हमको और भी दिखेगा कि क्या क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, टीचर्स के लिए भी इतने बिकॉज स्कूल्स जब ये एग्जाम्स, क्योंकि ये इतने स्केल पे बड़े होता है बोर्ड एग्जाम, उनका सारा ध्यान, सारे टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सब सिर्फ बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करने में जाता है स्कूल का। तो साल में 2-2 बार अगर आप ये कर रहे हैं 3 महीने के अंतराल में, वो कैसे हो पाएगा। अगेन दिल्ली जैसी जगह शहर में जहाँ तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ठीक है, बट गांव देहात में ये जहाँ टेबल भी, कुर्सी भी ठीक से नहीं है, कभी साल में आपने एक बार कर लिया ठीक है, 3 महीने में 2 बार एग्जाम कर पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। मेरा सवाल अपर्णा जी से है। अपर्णा जी, जैसे क्या है कि बोर्ड का एग्जाम जब एक बार होता है फरवरी मार्च के आसपास जब शुरू होता है, मार्च के आसपास, तब से क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो नवंबर दिसंबर के महीने से ही टेंशन में आ जाते हैं। बच्चे को तो जो टेंशन होती है वो होती ही है कि क्योंकि उसके मार्क्स आने हैं, मार्कशीट जो बनेगी तो उसका नाम उस पर प्रिंट होगा। लेकिन खासतौर से जो पेरेंट्स को दिक्कत होती है, वो किस तरह की दिक्कत होती है, कैसे वो दो चार होता है, उसको थोड़ा सा आप नरेट कर सकती हैं? जी सर, एक बार रिपीट करिए सर। मैंने कहा कि जिस तरीके से बच्चे को तो प्रॉब्लम होती ही है बोर्ड के एग्जाम को, लेकिन खासतौर से जो है पेरेंट्स भी काफी जो है वो टेंस हो जाते हैं, तो मतलब किस तरह की फीलिंग्स रहती है, कुछ उसको आप शेयर करेंगी? जी सर, टेंशन तो ऐसे कुछ नहीं, बस अपने जो डेली के रूटीन हैं और सब कुछ है वो हमें अपने बच्चे के हिसाब से ही सेट करने होते हैं। जब बच्चे का लगता है कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है तो हमें बहुत सी अपनी प्लानिंग्स हैं, कहीं जाना है, आना है, बच्चे की डाइट का ध्यान रखना होता है, बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखना होता है। आजकल 10th क्लास में बच्चे आने के साथ ही रूम भी उनको अलग दे दिया जाता है, तो उनका पूरा दिन ध्यान रखना, डाइट का भी ध्यान रखना, उनका पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखना। तो जैसे जैसे एग्जाम हमारे पास आते जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर प्रेशर तो आता है, नो डाउट पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर आता है कि बच्चा स्कूल भी जा रहा है, स्कूल से घर आकर के पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है, बच्चे के लिए सोना भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, तो नो डाउट हम लोगों के ऊपर प्रेशर आता है। तो वही जो मैम कह रही है कि वो प्रेशर अब हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार फेब में और एक बार मई में। नहीं, आपका जैसे बच्चा एग्जाम में गया होगा और उसके बाद आपने देखा होगा कि तैयारी का समय आ रहा है, मतलब एग्जाम का दिन जो है करीब आता जा रहा है और बच्चा पता चल रहा है कि वो टीवी देख रहा है, चाहे मोबाइल देख रहा है, चाहे उसके बाद जो पढ़ रहा है, शो बहुत ज्यादा रहा है, तो उस समय मतलब जो चिंता का जो स्तर है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है? सर, चिंता का स्तर खूब अच्छा खासा बढ़ जाता है, बट हम लोगों को टैकल करना होता है उसे। हम करते हैं, बच्चे को प्यार से समझाना, बेटा यही एग्जाम का टाइम है, इसे पढ़ लो। तो जैसे मैम बार बार यही बात कह रही है कि वो 2 बार करना, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण है कि 2 बार परीक्षा कराना और 2 बार हम लोगों को भी साथ में प्रेशर लेना। बच्चा तो प्रेशर लेता ही लेता है, और बच्चे के साथ में पेरेंट्स भी, और आजकल पेरेंट्स ज्यादा प्रेशर लेते हैं। हम लोगों के टाइम में इतना नहीं था, हम लोगों के टाइम में हम चले गए, एग्जाम दे आए, जाकर के हो गया जी, हमारे पेरेंट्स को मालूम है जी कैसा हो गया, अच्छा हो गया, बस वो लोग खुश है उसी से। पर हम लोग आजकल के जो पेरेंट्स है, बेटा कैसा हुआ, ये वाला क्वेश्चन ठीक हुआ, वो वाला ठीक हुआ, तो हम लोग उस टाइप के, तो इसलिए हम लोग तो प्रेशर लेते हैं। हम ही नहीं, मतलब पूरे सारे जो पेरेंट्स है आज की जनरेशन के, वो सब अपने बच्चों के लिए प्रेशर लेते हैं। तो अब ये प्रेशर हमारा डबल होने वाला है जी। फरवरी में बाय द वे नहीं मार्क्स अच्छे आते हैं तो फिर उसके बाद मई में भी दोबारा प्रेशर लेना। बस ये सर देखिए, ये जो चीज चल रही है ये ठीक है, बिल्कुल जो गवर्नमेंट ने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होकर के ही सोचा गया है। बट ये जो इसमें परेशानियां इम्प्लीमेंट करने में आएंगी, जो दोनों मैम लोगों ने बोला
परेशानियां जो आएंगी इम्प्लीमेंट करने में, वो हम लोग कहीं ना कहीं फेस कर लेंगे उसे। जैसे अभी बोला कि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं 11th क्लास की, देन जिस बच्चे को मई का एग्जाम देना है, इट मीन्स वो बच्चा तो घर बैठेगा ना, फिर वो बच्चा तो वही 2-3 महीने उसके पास है। तो मैम ने बोला वो कोचिंग पकड़ेगा, जी बिल्कुल पकड़ेगा वो कोचिंग, पेरेंट्स भी पकड़वाएंगे। मैं भी अगर मेरा बच्चा है तो मैं भी यही चाहूंगी कि इन 3 महीने में उसे ऐसी जगह भेज दूं जहां उसके अंदर सब फीड हो जाए। तो वो मैम ने बिल्कुल सही बोला है कि बच्चा भागेगा कोचिंग की तरफ, नो डाउट। अच्छा, मेरा सवाल अभ्रस्ता मैम से है। मैम, जो मैं अभी पढ़ रहा था उसमें एक चीज है कि फी को लेकर के कि जो फी है रिफंडेबल नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। ये एक बड़ा इशू है और ये बड़ा कंसर्न है ये, तो इसको लेकर के आप कहेंगे? ललित जी, हमें बहुत दुख है। ये जब फरवरी में भी आया था तब भी हमने इस बात को उठाया था, क्योंकि पता नहीं सीबीएसई, हमें ऐसा लगता है कि जो सीबीएसई है वहाँ पे एजुकेशनिस्ट नहीं बैठे हुए हैं, वो समहाउ वो ब्यूरोक्रेसी चला रही हैं। और हम बहुत टाइम से ये देख रहे हैं सीबीएसई एक नया सा आइडिया लेकर आ जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर देगा, यानी कि उसने बच्चों को गिनी पिग समझा हुआ है। अब आप देखिए बहुत सारे ट्रायल रन्स किए जा चुके हैं ऑलरेडी। अब आपने जैसे फीस की बात की, एग्जामिनेशन फीस की बात की, क्या सीबीएसई को नहीं पता गांव देहात में भी जो पढ़ते हैं या गरीब तबके का बच्चा है जो ऑलरेडी इतनी मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आप फीस दे रहे हो और आप अच्छा खासा अमाउंट है, लगती कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। या तो एग्जामिनेशन फीस को आप ड्रॉप कीजिए, ऑलरेडी 1.5 से 2,000 रुपया वो लोग लेते हैं। एक गरीब इंसान जिसकी इतनी अर्निंग नहीं है, क्या रीजन है हमारे देश में आप देखोगे 8वीं 9वीं करवा के छुड़वा देते हैं, नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं। इसके पीछे सीबीएसई को सोचना चाहिए। और जो कह रहे हैं रिफंड नहीं करेंगे, ये भी गलत डिसीजन है, क्योंकि अगर ये वाकई में आपका जो प्रपोजल है स्टूडेंट सेंट्रिक है और एनईपी के बेस पर है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एंकरेज करें कि आगे से आगे 8वीं के बाद 9वीं 10वीं और मिनिमम आप स्कूल एजुकेशन आप पूरा करें, उसको एंकरेज करने के लिए कहीं ना कहीं सीबीएसई को अपने ये जो एक्सपेंसेस हैं जो आपके परीक्षा शुल्क के रूप में ले रहा है उसको कम करना चाहिए, टू प्रमोट उन ऐसे बच्चों को जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा अरण्या, मेरा एक सवाल है कि इस सरकार के बारे में एक सामान्य तौर पे धारणा सी बन गई है कि ये काम सब वही कर रही है जो पहले हो रहा था, सिर्फ क्या करती है कि नाम बदल देती है, मतलब उसका कलेवर बदल देती है, रूप रंग बदल देती है और रहता सब कुछ वही है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग था कि इन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख जो है हमने ऑनलाइन जो है फीडबैक फॉर्म मंगाए और उसके बाद 64% लोगों ने कहा कि ये जो 2 टाइम एग्जामिनेशन है वो अच्छा है और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि खासतौर से स्कूलों को लेकर के कि आप फरवरी से लेकर के स्कूलों को मई के महीने तक एग्जाम के करंट में डाल दिए कि मतलब वो क्या है कि जो टीचर है, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, कि अप्रैल में वह 11वीं का एडमिशन लेगा कि फिर उसके बाद वो मई में एग्जाम कंडक्ट कराएगा। उसके बाद स्थिति है कि उसका रिजल्ट आप जून में दोगे तो जो सीयूईटी का जो एग्जाम है फिर उसको लेकर के क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, क्योंकि लड़के के सामने तमाम तरह के प्रेशर क्रिएट हो जाएंगे कि उसको कैसे वो हैंडल करेगा। और खासतौर से स्कूलों की जो समस्या है, स्कूल जो अपनी बात ये रख रहे हैं, वो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, इसमें सीयूईटी का तो सवाल आएगा जब सीबीएसई इसको 12वीं में भी लागू करेगी, जो उन्होंने कहा है कि उनका ये भी प्लान है कि ये करने का। उस समय क्या होता है वो देखेंगे। पर हाँ, ये अगर इसी तरीके का एक टाइम टेबल रहा तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी वहाँ। इसमें जैसा कि स्कूल्स की तरफ से मैंने कहा उनके क्या एप्रीहेंशन। सबसे पहली बात, अगेन मैं 11वीं कक्षा पे आऊंगी, अगर आप जुलाई से शुरू कर रहे हैं तो 11वीं कक्षा का जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर है उसमें से आपने 2-3 महीने माइनस कर दिए। इसमें फिर उनकी ठंडी की छुट्टियां आएंगी, बीच में दिवाली की छुट्टी आएगी, ये सब करके तो इन इफेक्ट जो अभी तक 10 या 11-12 महीने में पढ़ा रहे थे वो अब वो 7-8 महीने में उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये एक बात है। दूसरी बात कि मई में खुद टीचर्स की भी अपनी छुट्टियां होती हैं। इतना बड़ा एक एग्जाम हैंडल करके उनको एक थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है। अगर ये फिर से पूरा प्रोसेस जून तक जाता है, उनके लिए ये पूरा ही मतलब पहले 6 महीने साल के काफी बिजी बीतने वाले हैं।
दूसरे कुछ जो मुझे प्रिंसिपल्स ने कहा, ये होता है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा, पर उनको ये लगता है कि उनको कुछ डाउट ये भी है कि अगर आपने ये ऑप्शन दे दिया बच्चों को कि आप 2 बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो ये हो सकता है कि बच्चे ये सोच लें कि साइंस और मैथ्स जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, उन पे हम थोड़ा ध्यान कम लगाते हैं, वो सब्जेक्ट्स हम थोड़े हल्के में ले लेंगे पहली बार, और आराम से उसके लिए हमारे पास टाइम है, हम मई में वो एग्जाम ठीक से अच्छे से देंगे। तो ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स का थोड़ा उनको एप्रीहेंशन है, देखना पड़ेगा हमें, पर अगेन इसमें कोई एक राय नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मानते हैं कि ये अच्छा है, बच्चों के लिए, बच्चों को ध्यान में रख के लिया गया है स्टेप, पर उसको कैसे लागू करेंगे, कैसे ये सब पूरा प्ले आउट करेगा, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा अपर्णा जी आपसे सवाल है कि खासतौर से ये, जैसा कि अरण्या ने भी बताया कि स्कूल वालों को इस बात की चिंता तो है कि लर्निंग डेज जो होंगे उसमें कमी आ जाएगी, और वो तो जो एक इशू है वो तो स्कूल का अपना इशू है, स्कूल उसको हैंडल करेगा। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न बच्चे के ही साथ है, क्योंकि आप फर्ज करो कि एक बच्चा जो जिसके लिए कंपलसरी है कि वो फरवरी 2026 में एग्जाम देगा और वो एग्जाम में अपीयर होगा, क्योंकि अगर उसमें अपीयर नहीं होता है तो फिर उसके बाद मई में एग्जाम देने का कोई तुक नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक लड़का, एक बच्चा जो होगा वो ऑलरेडी वो प्रेशर में रहेगा। सपोज फर्ज करो जो है कि मैथ का पेपर है, मैं मैथ और साइंस की बात करता हूँ। मैथ और साइंस के पेपर में क्या हुआ है कि वो अपने प्राइमरी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, अब उसके बाद उसका स्ट्रेस, क्योंकि उसी का ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिर उसी के साथ वो जाएगा मई में, और उसके बाद पता चल रहा है जो है कि वहाँ भी वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने, मतलब बोर्ड ने कहा कि भाई ठीक है, अगर कोई 35 और 36 का फर्क आता है तो जो 36 जिसमें है उसी को हम कंसीडर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली उससे क्या फायदा हुआ? एक नंबर के लिए उसको क्या मतलब मिला, और चिंता दुनिया भर की। सर देखिए, फायदा तो हर तरीके से हो रहा है, पर लेकिन बात वही प्रेशर की आ रही है कि बच्चे पे प्रेशर बना ही रहेगा। हम बार बार वही चीज है कि हम बस प्रेशर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। नो डाउट डिसीजन गवर्नमेंट बहुत अच्छा ले रही है, बच्चे के हित में ले रही है, बट प्रेशर हमारा, जो प्रेशर हमारा डे 1 से बना हुआ है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का, वो हमारा मई तक रहेगा। अदरवाइज फेब में हमारा था रिजल्ट, जो आना है जैसा आना है वो फेब हमारा निकल गया, देन बच्चा भी फ्री हो गया, पेरेंट्स भी फ्री हैं, अब सिर्फ हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। जब रिजल्ट आएगा तब तक अब हम फ्री हैं बिल्कुल। और खुदा न खास्ता जैसे होता था कि जी किसी एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो पहले भी व्यवस्था बनाई हुई थी कि कंपार्टमेंट की परीक्षा होती थी, कंपार्टमेंट का एग्जाम दिलवा दिया, उससे मार्क्स आ गए। अब जो मेन चीज है, जो एनईपी हम लोगों के लिए ये एक रूल तो बना दिया गया, बट अब इसको जब इम्प्लीमेंट करने में जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो सर जब इम्प्लीमेंट होगा और जो क्या क्या उसके वो आती है, परेशानियां आती है, वो तो हमें तभी ही मालूम पड़ पाएगा। पर प्रेशर तो खैर देखिए, 2 बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, इट मींस बच्चे पे प्रेशर है, पेरेंट्स पे प्रेशर है। जो प्रेशर हम फेब में रिलीज कर देते थे, वो हमारा प्रेशर अब मई तक रहेगा और रहेगा ही। और सबसे बड़ी समस्या क्या, बच्चा 11th में जाना है, एक स्टेप ऊपर जाना है, वहां बच्चे ने चूज करना है कि उसने क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, बच्चा मई तक अटका ही रहेगा। मेरा फाइनल एक सवाल है अपराजिता मैडम से कि मैम आपका फाइनल टेक क्या है? अल्टीमेटली अब तो 10वीं में बच्चों को जो है 2 बार परीक्षा में जाना होगा। जो अच्छा कर जाएगा उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जो अच्छा नहीं कर पाएगा उसके पास ऑप्शन होगा कि वो जाए या ना जाए। लेकिन सवाल तो वही है कि जो अच्छा नहीं किया, बात वही हो गई कि मैं 55% नंबर पाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे 65% नंबर पाने हैं, और स्थिति ये हुई जो है कि उतनी मेहनत करने के बाद 54% नंबर पाया जो सेकंड पेज में, और अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट जो है कि 2 बोर्ड एग्जाम देने के बाद 55% ही रहा। तो आपका मतलब फाइनल टेक? जी ललित जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जो पहले की तरह से चल रहा था उसी तरीके से चलाइए। रादर 2 बोर्ड अनाउंस करके अननेसेसरी प्रेशर देकर उसकी जगह अगर बच्चों को ऐसे दूसरे तरीके से ऑप्शन देते हैं कि जैसे अभी आपने बोला कि मेरा 55% आए, और जैसे जुलाई में कंपार्टमेंट के एग्जाम्स होते थे, वहां पे बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए आप एग्जाम देने के लिए विंडो ओपन कर दीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, बच्चे तब सिलेक्टिव जाएंगे, बहुत कम बच्चे जाएंगे जब इम्प्रूवमेंट वाले पर्सपेक्टिव से जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो होता है कंपार्टमेंट में केवल वो बच्चे जाते हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटर है अगर हम उसमें विंडो में इनको एक ऑप्शन दे दें।
आई डू एग्री, जब हम इस पूरे इसको पढ़ते हैं, जो मसौदा तैयार किया गया है, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बट आज हमारी चर्चा उन पॉइंट्स में हो रही है जो आगे जाके समस्या क्रिएट कर सकती है। मैं अपनी बातों को बहुत बहुत छोटे छोटे शब्दों में कहूंगी। नंबर 1, हमने आपने यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला, फरवरी में एग्जाम होंगे तो वो कोचिंग की तरफ 4 महीने पेरेंट्स को कोचिंग भेजना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल अवेलेबल नहीं होगा पढ़ाने के लिए। तो एक्स्ट्रा बर्डन जाएगा पेरेंट्स का कोचिंग पे, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स का बर्डन जाएगा स्कूल की फीस पे भी। स्कूल कहेगा अप्रैल मई जून की तो आपको फीस देनी है, वो फीस तो देनी पड़ेगी। मेरा बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ा वो छोड़ दीजिए, फीस तो मुझे देनी ही पड़ेगी। तीसरी बात, 11th क्लास, जैसे अनन्या ने भी बोला था, टेक्निकली अगर हम ईयर को देखें तो हमारे 10 महीने चलता है स्कूल, क्योंकि जनवरी तक ही पढ़ाई होती है। मैं छुट्टियां अभी बात नहीं कर रही, जनवरी तक पढ़ाई होती है। अब अप्रैल में जून जब आप 1 जुलाई तक निकालेंगे तो 3 महीने हटा दीजिए। अगर सीबीएसई ये कहती है कि ये 11th क्लास, जबकि 10th के बाद हमें सबको पता है 11th क्लास में सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाती है स्टडी, 10th से स्टैंडर्ड काफी बढ़ जाता है। अगर सीबीएसई कहती है हाँ जी 7 महीने में 11वीं कक्षा की पढ़ाई हो सकती है, तब ठीक है, डिक्लेयर कीजिए आप लोग इस बात को, क्योंकि 3 महीने आप वहां पे वेस्ट कर रहे हैं। 10 महीने की पढ़ाई में से 3 महीने निकाल दीजिए, तो 7 महीने में स्कूल को सिलेबस करवाना। नेक्स्ट बात, 101%, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, डेटा ऑलरेडी सीबीएसई ने लास्ट टाइम शेयर किया था। जब आप डेटा उठा के देखते हैं, 10th के बाद 12th में बहुत नंबर डिप हुआ था। अगर ये 2 बोर्ड वाली परीक्षा करेंगे तो मेरा ये मानना है एज ए पेरेंट ऑल्सो, कि जो स्ट्रेस लेवल 12th क्लास में बच्चों को आता है ना कहीं सीबीएसई वो स्ट्रेस लेवल हमारे 10वीं के बच्चों को, क्योंकि अभी 10वीं का बच्चा उतना टेंशन में नहीं जाता पेपर देने के लिए जितना 12th वाले बच्चे जाते हैं। आज वो स्ट्रेस लेवल हमारे 12th के बच्चे को दे दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑलरेडी हमारे बच्चे ना बहुत ज्यादा बिजी है पढ़ाई में। इस चक्कर में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म कर देंगे। ना सिर्फ बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां, पेरेंट्स जो एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं वो खत्म, प्लस मेरी टीचर, हमारा जो स्कूल है ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ेगी। स्कूल उन गर्मियों की छुट्टियों में, मतलब जून, जब आप और हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, इस टाइम पे एग्जाम अगर चल रहा है, कहने को टीचर्स की गर्मी की छुट्टियां सबकी होती है, स्कूल की ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, स्कूल को एग्जाम्स के लिए उसको रन करना पड़ेगा, यानी कि टीचर को राउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा। तो एक चीज है, सीबीएसई को फिर से कुछ सोचना चाहिए, कुछ एजुकेशनिस्ट को लाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। रादर हम नहीं जानते, मैं फिर कह रही हूँ, हमें समझ नहीं आ रहा बहुत टाइम से हम जो देख रहे हैं सीबीएसई में कौन है ऐसे लोग जो इन चीजों को डिसाइड कर रहे हैं। अगर एनईपी पे बेस्ड है, हमने भी एनईपी पढ़ी है, बहुत वेलकम उसमें स्टेप्स आए हैं, बट आज जब उसकी एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, अब आप देखिए कितना बदलाव आ गया। एनईपी में हमने जो बातें की थी, आज उसको लाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने शब्दों में बदलाव कर दिया है। तो एनईपी को फोकस रखते हुए सीबीएसई को फिर से एक बार सोचना चाहिए, और गिनी पिग की तरह से कृपया बच्चों को इस्तेमाल ना करे सीबीएसई। हमने पहले भी फैब पे भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। और अंत में लड़ी जी आपको एक चीज और बता देगी, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, इस बीच हमारी कई स्कूलों के प्रिंसिपल से भी बात हुई है। प्रिंसिपल्स ने भी अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सीबीएसई भेजा है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो उनके प्रिंसिपल और उनकी जो टीम है, मतलब स्कूल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, वो इस प्रपोजल से एग्री नहीं कर रहे हैं। वेदर उनका ऑपरेशन कॉस्ट मान लीजिए, वो बिजी मान लीजिए, समर हॉलीडेज मान लीजिए, एंड ऑफ कोर्स उनको साथ में ये भी है कि वो 7th मंथ में 11th क्लास जो एक सब्जेक्ट बेस्ड चलता है, क्योंकि वहां पर आप स्ट्रीम डिसाइड कर रहे थे, 7th मंथ में आप पूरा कोर्स नहीं करवा सकते हैं। और इसमें प्लीज ध्यान दीजिएगा ललित जब मैं 7th मंथ कह रही हूँ, अभी इसमें सारी छुट्टियां काउंट हुई हैं। धन्यवाद। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल है और फिर मैं रैप करूंगा अपनी चर्चा को अरण्या से। अरण्या, सरकारों को संवेदना से मतलब नहीं होता है, उनको तो ये दिखाना होता है कि देखिए हमने कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव नेशन बिल्डिंग की तरफ है। नेशन को बिल्ड करने के लिए हमारी ये कोशिश है और उसको मतलब हम उस हिसाब से आगे चल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सरकार का नेशन बिल्डिंग का एक कदम है जिसमें उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई अब 10वीं के बच्चों को
2 बार एग्जाम देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो ये अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पूछे तो मुझे तो लगता है ये पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें भी कई प्रॉब्लम्स हैं। ये जो इन्होंने नीति बनाई है इसमें भी कई दिक्कतें हैं, उसमें भी जो हर चीज का वो उनका जो तर्क वो रखते हैं कि ये हम नेशन बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं, पर अब इतने सारी हमने शिक्षा के स्फीयर में ही देख लिया कि जो ये लोग एक के बाद एक कदम ले रहे हैं, इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं, और जो ये अपना एम बताते हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं उसके ठीक विपरीत चीजें होती हुई हमें दिखती हैं। अभी हमने देखा कि सीबीएसई से मदर टंग को लेके भी सर्कुलर आया था कि इस तरीके से स्टेट का लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज करना चाहिए, उसको लेके इतना कंफ्यूजन है स्कूल्स में, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हाँ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है इसमें थोड़ा दिखावा ज्यादा है और सोच कम जा रही है। ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए, सब लोगों से बात करनी चाहिए, टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स। ये मुझे ऐसा लगता है कि बिना स्टेक होल्डर्स के ओपिनियंस लिए कुछ नीतियां बनाई जाए। तो कुल मिला करके जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना भी कि हमारे चर्चा में शामिल सभी लोग का यह कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बस्ते की कीमत पर अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। शिक्षा व्यवस्था जो है तनाव की कीमत पर हो तब ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कोई भी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन जिसमें बस्ते का बोझ बढ़ता जाए, जिसमें पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाए, बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाए, उसको बहुत सही नहीं माना जा सकता है। खैर सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि अगले साल से 10वीं की परीक्षा 2 बार कराई जाएगी, फरवरी में और मई में। तो चूँकि ये सरकारी व्यवस्था है, तो सरकारी व्यवस्था के तहत जो स्कूल चलते हैं, वो उन व्यवस्था को मानना है और उसी के तहत वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं न कहीं एक ये जो चर्चा है या बहस का एक दौर तो शुरू हो ही गया है। तो हमारी दर्शकों से फिर गुजारिश है कि वो द फेडरल देश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को वो इनबॉक्स भी कर सकते हैं। उनके सुझावों को लेकर के हम अपनी अलग तरीके से चर्चा को शेप भी दे सकते हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए अपराजिता मैडम आपका शुक्रिया, अपर्णा जी आपका भी शुक्रिया और अरण्या आपका भी शुक्रिया।